हमारा आज का टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम। द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ऑल द मास पॉइंट दैट इज एटम्स इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी कि किसी भी मास पॉइंट यानी कि एटम का किसी मॉलिक्यूल के जो एटम है उसका पोजीशन को पोजीशन को दर्शाने के लिए जितने हमें कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होती हैं उतनी ही उसकी नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। यानी कि जब किसी भी जो एटम है उसे हमें शो करना हो, उसका पोजीशन को स्पेसिफाई करना हो, तो उसके लिए हमें जितनी कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होती है उतनी ही उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम रहती है। यानी कि उतनी ही वो उसकी उतनी ही मूवमेंट हुई है उसे हमें पता चलता है। टू रिप्रेजेंट वन एटम वी नीड थ्री कोऑर्डिनेट। एक एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए 3 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत होती है। यानी कि एक मॉलिक्यूल जो n एटम्स का बना हुआ है उसका 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, यानी कि उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n होगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के अनुसार थर्मल एनर्जी जब कोई मॉलिक्यूल एब्जॉर्व कर लेता है तो वो उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टोर हो जाता है। वो या तो ट्रांसलेशनल मोशन के रूप में स्टोर होता है, मॉलिक्यूल के ट्रांसलेशन मोशन के रूप में। यानी कि ट्रांसलेशन मोशन का मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल के सेंटर ऑफ मास का मोशन, यानी कि मॉलिक्यूल पूरा का पूरा एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर गया। और सेकेंड उसका हुआ इंटरनल मूवमेंट। यानी कि इंटरनल मूवमेंट्स का मतलब है वो या तो एक ही जगह पे मॉलिक्यूल है, लेकिन वो एक ही जगह पे रहते हुए भी या तो वो रोटेट कर रहा है फिर वाइब्रेट कर रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स दम पैक्ड होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते, लेकिन वो फिर भी या तो जब उनको एनर्जी मिलता है तो वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं या उनके बीच वाइब्रेशन होने लगता है। वैसे ही हम गैस के बारे में ले रहे हैं तो गैस में के मॉलिक्यूल रोटेट भी करेंगे, वाइब्रेट भी करेंगे। तो पहला हमारा आया ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी कि ट्रांसलेशनल मोशन के कारण कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हुए। द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल मीन्स द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल। ट्रांसलेशनल मोशन किसी मॉलिक्यूल का वो मोशन होता है जब उसका सेंटर ऑफ मास मूव किया हो, यानी कि पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह मूव किया हो, तो उस मोशन को हम ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। अब द सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 3 कोऑर्डिनेट। किसी भी मॉलिक्यूल के सेंटर ऑफ मास को 3 कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3। किसी मॉलिक्यूल का ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। यानी कि 3n-3 टोटल उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। यानी कि 3n-3 कोऑर्डिनेट्स इंटरनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि उसका इंटरनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3n-3। अब हमारा सेकेंड है टॉपिक इंटरनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इंटरनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, दूसरा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। पहला रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। For rotational degree of freedom, there are 2 degree of freedom for a linear molecule and 3 for a non-linear molecule। यानी कि रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में लीनियर मॉलिक्यूल, यानी कि वो मॉलिक्यूल जो एक ही प्लेन में जो मॉलिक्यूल रहता है उसका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा। और जो नॉन लीनियर, यानी कि वो एक प्लेन में नहीं, पूरा क्या बोलते हैं हम, वो ये 3D उसका मॉलिक्यूल, यानी कि 3 डायमेंशन में एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट की जरूरत है इसे रिप्रेजेंट करने के लिए। जो सेम प्लेन में नहीं है उसे हम नॉन लीनियर कहते हैं। तो उस नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब ये लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 3 हुआ। यानी कि अब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो बचा है वो लीनियर के लिए हो गए हैं 3n-5, यानी कि 3n-3 -2
यानी कि 3n-5 और नॉन लीनियर के लिए 3n-6 वाइब्रेशन। अब हमारा दूसरा टॉपिक है वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। हम देखेंगे कि वाइब्रेशन किसी मॉलिक्यूल के वाइब्रेट करने से उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए लीनियर मॉलिक्यूल कंटेन एन एटम इक्वल होगा 3n-5। यानी कि कोई मॉलिक्यूल जो n एटम्स का बना है उसके लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 3n-5 होगा, और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए नॉन लीनियर मॉलिक्यूल कंटेनिंग एन एटम इक्वल होगा 3n-6। यानी कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो फ्रीडम इक्वल होगा नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 3n-6 का 6। अब हम एग्जांपल लें तो अगर हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल लें तो क्योंकि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हमेशा लीनियर होता है तो उसका वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल होगा 3n-5, यानी कि 3 इंटू 2-5 इज इक्वल टू 1, क्योंकि वो डाई एटॉमिक है, 2 एटम है, यानी कि 2n इज इक्वल टू 2 है, यानी कि 3 इंटू 2-5 इक्वल होगा, यानी कि 6-5 इक्वल होगा 1, यानी कि डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा। फॉर द नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल HCHO जहाँ पे n इक्वल 4 है, द वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल होगा, यानी कि नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल यानी कि एक से ज़्यादा एटम जिसमें हो, यानी ये जैसे कि हमारा दिया हुआ n इक्वल 4 यानी कि 4 एटम हैं, जो कि हमारा एग्जाम्पल है ये HCHO का, तो उसके लिए वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल होगा 3n-6, क्योंकि वो नॉन लीनियर है तो 3n-6 हम लेंगे तो इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 4-6 इक्वल हो जाएगा 6 के, यानी कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें n इक्वल 4 है तो उसके लिए वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल होगा 6 का। अब हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी स्टेट दैट द टोटल एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज डिवाइडेड इक्वली among the different degree of freedom. The amount of energy associated with each degree of freedom being equal to half kT, where the term degree of freedom refer to the number of independent square terms. प्रिंसिपल ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के अनुसार जितना भी टोटल एनर्जी होता है किसी मॉलिक्यूल का वो इक्वली डिवाइड होता है उसके सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम के बीच, यानी कि जितना भी उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके बीच जो उसका टोटल एनर्जी होता है वो इक्वली डिवाइड होता है, और अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जितना उसका अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है वो इक्वल होगा हाफ इंटू के इंटू टी, यानी कि हाफ के टी। यानी कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है ये कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो टोटल एनर्जी होगा वो सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम के बीच इक्वली डिवाइडेड होगा, यानी कि एक समान बटा हुआ होगा, और जो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो एनर्जी होगा वो हाफ के टी के इक्वल होगा, जहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है इंडिपेंडेंट स्क्वायर टर्म्स। इंडिपेंडेंट स्क्वायर टर्म्स हैं जिसे हम ये कोऑर्डिनेट और मोमेंटम या वेलोसिटी देखेंगे। जैसे कि जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब हमारा हुआ कि कितना कोऑर्डिनेट टोटल ऑफ कोऑर्डिनेट हमें कितना हमारा हुआ उस मॉलिक्यूल को स्पेसिफाई करने, उसका पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए। यानी कि हमारा इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के अनुसार जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका टोटल एनर्जी होगा वो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जिसमें हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल होगा हाफ के टी का। यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है। अब एनर्जी कंट्रीब्यूशन बाय ईच ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल होगा हाफ के टी, यानी कि जितना भी
जो हमारा ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, यानी कि वो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो ट्रांसलेशन मोशन के कारण हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ, उसका एनर्जी का योगदान होगा हाफ के टी। एनर्जी कंट्रीब्यूशन बाय इच रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल होगा हाफ के टी, यानी कि रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होगा वो भी इक्वल होगा हाफ के टी का। एनर्जी कंट्रीब्यूशन बाय इच वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और वाइब्रेशनल मोड्स इक्वल होगा के टी का, यानी कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो एनर्जी कंट्रीब्यूशन होगा वो के टी होगा, क्योंकि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में 2 मोड्स होते हैं, तो हर मोड का एनर्जी कंट्रीब्यूशन के टी है, यानी कि 2 मोड का, यानी कि टोटल 2 मोड हैं, तो 2 मोड का एनर्जी कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा हाफ के टी। तो सेम एनर्जी हमारा इक्विपेटेशन ऑफ एनर्जी का ही के अनुसार हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हाफ के टी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे आप मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत पा सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।